आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और हम दिखाते हैं खबर वक्त पर, क्योंकि हमें आपके वक्त की कीमत पता है। आइए सबसे बड़ी खबर अभी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। यह मध्य प्रदेश के जावरा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक की तस्वीरें हैं। राजेंद्र पांडे इनका नाम है। इस वीडियो में आप देखिए, सोमवार को महाकाल की शाही सवारी निकल रही थी और इस दौरान विधायक जी ने तय किया कि वो हवाई फायर करेंगे। शाही सवारी चल रही थी महाकाल की और भीड़ चारों तरफ थी। इसके बावजूद विधायक जी ने बिल्कुल ये नहीं समझा कि उन्हें कानून का पालन करना चाहिए। भीड़ में इस तरह से गोलियां चलाना प्रतिबंधित है। इसके बावजूद विधायक जी लगातार गोलीबारी करते रहे। यह खतरनाक हो सकता था, लेकिन राजेंद्र पांडे अपनी हरकत से बाज नहीं आए और जाहिर सी बात है, सवाल उठने के बावजूद भी उनके माथे पर शिकन तक नहीं है। अब जरा बात करते हैं विदेश नीति की। राज्यसभा में आज विदेश नीति पर जबरदस्त बहस हुई, जिसमें सरकार की तरफ से खुद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कई मुद्दों पर सरकार की राय बेबाक तरीके से सामने रखी। पाकिस्तान से लेकर चीन विवाद तक पर विपक्ष के द्वारा तमाम सवाल उठाए गए, जिनका जवाब खुद सुषमा स्वराज ने दिया। सुषमा स्वराज ने स्पष्ट किया कि चीन से अगर मुकाबला करना है, दो हाथ करना है, तो उसके लिए युद्ध नहीं बल्कि बातचीत ही सबसे मुफीद रास्ता है। और जहां तक पाकिस्तान का संबंध है, सुषमा स्वराज ने स्पष्ट कर दिया कि भारत की नीति है कि जब तक आतंकवाद बंद नहीं होगा तब तक बातचीत नहीं हो सकती। अभी तक 65 देशों में जा चुके हैं, 5 बार अमेरिका जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत को सम्मान दिलाया। रास्ते में लाहौर उतरते हैं। देश को प्रधानमंत्री ने नहीं बताया कि बात क्या हुई थी। इंडिया पूरे का पूरा कश्मीर हमारा है। राज्यसभा में विपक्ष के पास हजारों सवाल थे, तो विदेश मंत्री सदन में हर जवाब के साथ तैयार थी। ये टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का मामला है, ये हमारी राज्यसभा में विदेश मामलों को लेकर विपक्ष ने सीधे सीधे सुषमा स्वराज को घेरने की कोशिश की, तो सुषमा स्वराज भी विपक्ष पर करारा हमला करने से नहीं चूकी। सबसे पहले पाकिस्तान की नीति पर किस तरह वार पलटवार हुआ, ये सुनिए। पर हमको दुख उस दिन लगा, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जो तिरंगा जहाज पर है, तिरंगा लेकर चलते हैं, वो एक व्यक्ति के रूप में नहीं, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उतरे थे। वहां पे उनको सलामी नहीं मिली, गार्ड ऑफ ऑनर नहीं मिला, और वापस आकर हमको क्या मिला 31 दिसंबर के दिन, और नए साल की हमारे को तोहफा क्या मिला। ये अच्छे तोहफे हमारे प्रधानमंत्री लेके गए थे। तोहफा आया पठानकोट पर हमला। हमारा स्ट्रेटेजिक एयरबेस है, हमारे लोग मारे गए। क्या समाधान निकला? कोई ये कहे कि पाकिस्तान के साथ हमने शांति की पहल नहीं की, हमने दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया, ये नहीं। लेकिन कहानी बदरंग कब हुई? पठानकोट के बाद भी नहीं हुई, क्योंकि पठानकोट के बाद भी पाकिस्तान जो हमेशा डिनायल में जाता था, हर टेररिस्ट घटना के बाद वो ये पहली बार थी कि डिनायल में नहीं गया और उसने कहा कि हम सहयोग करने को तैयार हैं, हम जो SIT बनाएंगे आप। कहानी बदरंग तब हुई जब बुरहान वानी का एनकाउंटर यहाँ हुआ और नवाज शरीफ साहब ने वहाँ खड़े होकर के उसको स्वतंत्रता सेनानी शहीद की संज्ञा दी। उसके बाद से चीज़ें बिगड़ी। तो आप ये कहते हैं रोड मैप, क्या हमने तो रोड मैप बना दिया था, शांति का, दोस्ती का, पाकिस्तान की स्थिरता का, समझौते का, ये हमारा रोड मैप था। लेकिन रोड मैप एक तरफा नहीं चल सकता ना। विपक्ष ने चीन के साथ संबंधों पर सरकार को घेरना चाहा, तो सुषमा की गुगली में एक बार फिर कांग्रेस नेता ही उलझते नजर आए। आपने एक बात कही आनंद भाई कि जिस समय 1962 में स्थिति बनी चाइना और भारत के बीच की, तो अटल जी ने एक पत्र लिखा प्रधानमंत्री नेहरू को कि सदन बुलाओ, और प्रधानमंत्री नेहरू ने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया और सदन बुलाया। काश आज के विपक्ष ने ये किया होता। मैं बहुत दुखी हूं इस बात से कि सबसे बड़े प्रमुख विपक्षी दल के नेता ने चीन की स्थिति को जानने के लिए भारत के नेतृत्व को पूछने की बजाय चीन के राजदूत को बुलाना चाहिए। और अगर मेरी जानकारी सही है तो शायद आप भी उस मीटिंग में मौजूद थे। क्या भारत का राजदूत बीजिंग में है या नहीं है? अगर भारत का राजदूत बीजिंग में हर किसी से मिल सकता है, अगर चीन और भूटान के राजदूत ने विपक्ष के लोगों से बातचीत करने की गुजारिश करी, तो हमारे अंदर कोई शिष्टाचार नहीं है। क्या बात करती
बैठिए बैठिए भूल गए बैठिए बैठिए। इतना ही नहीं, चीन के साथ विवाद का हल क्या होगा, क्या जंग होगी, इस बात पर भी सदन में चिंता जताई गई। तो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस मुद्दे का हल भी विपक्ष को बता दिया। हमें अपने को मजबूत बनाना पड़ेगा और सैनिक दृष्टि से मजबूत बनाना पड़ेगा। जब तक सैन्य दृष्टि से हिंदुस्तान मजबूत नहीं होगा, तब तक लोग, आपके पड़ोसी जो देश हैं, वे भी आपसे दूर खिसकते जाएंगे। जिस दिन भूटान को ये लगेगा कि हिंदुस्तान हमें चीन से बचा लेगा, वो हिंदुस्तान के साथ पूरे मन से खुलेआम रहेगा। जिस दिन श्रीलंका को ये लगेगा कि अगर कोई किसी तरह की बात होगी तो हिंदुस्तान हमारी रक्षा करने में समर्थ होगा, तो क्या वो आपके खिलाफ जा सकता है? लेकिन ये लगे तो लोगों को हिंदुस्तान इतना ताकतवर है, प्रश्न असली ये है। राम गोपाल जी, युद्ध की तैयारी तो होती है तभी तो सेना होती है, वरना कोई देश सेना क्यों रखे। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, किसी भी समस्या का समाधान युद्ध से नहीं निकलता, युद्ध के बाद भी संवाद करना पड़ता है तब निकलता है। युद्ध अपने आप में समाधान नहीं देता, जीते हारे लोग भी टेबल पर बैठते हैं तब समाधान निकलता है। तो बुद्धिमत्ता का तकाजा यह है कि युद्ध बिना किए संवाद कर लो और उससे रास्ता निकाल लो, तो वो कहीं ज़्यादा बेहतर है। से यहाँ तक युद्ध की तैयारी का सवाल है, सेना है यहाँ और वो सेना होती ही युद्ध के लिए, लेकिन युद्ध से समाधान नहीं निकलता। चीन के साथ जारी विवाद पर सुषमा ने साफ कहा कि भारत का स्टैंड साफ है, वो डोकाला में सेना नहीं हटाएगा। इस बारे में सुषमा स्वराज ने सदन में एक लिखित बयान भी पढ़कर सुनाया ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे। मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद जम्मू कश्मीर में किस तरह से फल फूल रहा है, इसकी वानगी हम लगातार आपके सामने प्रस्तुत करते रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आज फौज वहां पर कार्रवाई कर रही है, यह प्रस्तुत करती है एक अलग तस्वीर। सेना ने चुन चुन कर आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की पुरजोर मुहिम छेड़ रखी है। दक्षिण कश्मीर में 2 जिलों में शोपियां और कुलगांव में सेना ने आतंकियों से मुठभेड़ की। ये बात अलग है कि इसमें 2 आतंकियों के साथ साथ हमने अपने 1 मेजर और 1 सिपाही को खो दिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज स्थिति विकट है। विकट इसलिए क्योंकि आज हमारी फौज को बहुत नुकसान जरूर हो रहा है, लेकिन कम से कम उन आतंकवादियों का सफाया भी हो रहा है जो लगातार जम्मू कश्मीर की जनता को निशाने पर लेते रहे हैं। याकीब यित्तू, आतंकी, एनकाउंटर में ढेर। सुहेल रातर, आतंकी, एनकाउंटर में ढेर। हिजबुल मुजाहिदीन के मोस्ट वांटेड आतंकी आकिब और सुहेल को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। ये वो दहशतगर्द थे जिन्होंने पिछले दिनों बैंक लूट से लेकर कई आतंकी हमलों की साजिश रची और उसे अंजाम तक पहुंचाया। गुरुवार को तड़के सुरक्षा बलों ने भोपालपोरा इलाके में इन दोनों आतंकवादियों को घेर लिया। आतंकवादियों ने सरेंडर करने की बजाय गोलीबारी करनी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की फायरिंग में दोनों आतंकी मार गिराए गए। इत्तला मिली थी कि वहाँ पे एचएम का एक ग्रुप है। जो ही टीम्स वहाँ पहुंची और जो ही हम लोग वहाँ पे कार्डन लग रहा था तो उन्होंने ग्रेनेड लॉन्च किया। सुरक्षा बलों ने पूरी मुस्तैदी के साथ घेराबंदी कर रखी। महज आधे घंटे के ऑपरेशन में आतंक पर एक और फतह हासिल हो गई। आतंकी आकिब यित्तू और सुहेल रातर ने मई महीने में एक कैश वैन पर हमला कर 2 नागरिकों समेत 5 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी। इसके बाद से ही ये सुरक्षा बलों की रडार पर आ गए थे। आतंकवादियों का दूसरा सामना दक्षिण कश्मीर के ही शोपियां में हुआ, जहां सेना सुगान गांव में घेरा डालकर बैठी थी और जयपुरा गांव में सर्च ऑपरेशन चल रहा था। सुरक्षा बलों को खबर मिली थी कि हिजबुल के बड़े आतंकी रियाज नाइकू समेत 3 आतंकी इलाके में छुपे हो सकते हैं। आतंकी रियाज नाइकू और उसके साथियों का अभी तक तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों की फायरिंग में सेना के मेजर कमलेश पांडे और जवान तंजीन शहीद हो गए। इस साल 7 महीनों के अंदर सुरक्षा बलों के 38 जवान शहीद हो चुके हैं, जबकि 2017 में 115 आतंकी मारे जा चुके हैं और इन ऑपरेशंस में 19 नागरिकों की भी मौत हुई है। आपका दुश्मन तो पाकिस्तान आर्मी है,
वो सप्लाई कर रहा है। ये तो टेररिस्ट है, ये तो बड़े सस्ते मिल जाते हैं, 20-20 हजार 25-25 हजार में ट्रेन करके इनको भेज देते हैं। पाकिस्तान आर्मी के ठिकानों के ऊपर जहां पे हैं उन पे हमला करना चाहिए जो इसको लॉन्च कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। बुरहान वानी और अबू दुजाना के बाद अभी कई और आतंकी निशाने पर हैं। शहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू। कर्नाटक के मंत्री डीके शिव कुमार के ठिकानों पर इनकम टैक्स ने जो छापे मारे थे, जिसके बाद से सियासत जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में चल रही है। ऐसा माना जा रहा है कि उनके ठिकानों से अब तक 11 करोड़ रुपए की रकम बरामद की गई है। ये बात अलग है कि कांग्रेस अभी भी आंसू बहा रही है और कह रही है कि ये सिर्फ राजनीतिक विद्वेष का मामला है। कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री के घर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी पर सियासत गर्म है, लेकिन एक एक कर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी में जो ब्यौरे सामने आ रहे हैं वो कम हैरान करने वाले नहीं हैं। दिल्ली से लेकर मैसूर तक इनकम टैक्स के अधिकारी डीके शिव कुमार की अवैध संपत्तियों को खंगालने में लगे हैं। छापेमारी के दौरान इनकम टैक्स विभाग को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। डीके शिव कुमार के दिल्ली समेत 39 ठिकानों पर छापे मारे गए। अब तक करीब 11 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए हैं। दिल्ली के ठिकानों से अधिकारियों को करीब 8 करोड़ 33 लाख रुपए मिले हैं। वहीं बेंगलुरु के ठिकाने से 2.5 करोड़ और मैसूर के घर से 60 लाख की रकम बरामद की गई है। सूत्रों की माने तो अब तक 251 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हो चुका है। डीके शिव कुमार का यही वो घर है, आप देख सकते हैं सामने चौथे फ्लोर पर डीके शिव कुमार, और जहां पे 5 करोड़ निकले थे। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि आईटी विभाग के धीरे धीरे जो कर्मचारी हैं वो यहां पे पहुंच रहे हैं। और जिस तरह से ये पूरी कवायद हुई, जिस तरह से डीके शिव कुमार के तमाम ठिकानों पर करीब 64 ठिकानों पर लगातार छापेमारी चल रही है। दिल्ली में आपको बता दें कि करीब 7.5 करोड़ रुपए जो है वो बरामद किए जा चुके हैं अलग अलग ठिकानों से। डीके शिव कुमार के बारे में आपको बता दें, शिव कुमार वही हैं जिन्होंने अपने जो एक तरह से मेजबान बने हैं कांग्रेस विधायकों के, और इन्हीं के जगहों पे कांग्रेस विधायक जो हैं वो रुके हुए थे। इतना ही नहीं, इस कार्रवाई के दौरान आईटी डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। गोल्ड और रियल एस्टेट से जुड़े कागजात भी जब्त किए गए हैं। मामला बेहद संवेदनशील है, लिहाजा आईटी अधिकारी बयानबाजी से बच रहे हैं। लेकिन इस एक्शन का शोर सियासी गलियारों में सुनाई दे रहा है। अहमद पटेल साहब को हराने की जो कोशिश लोग कर रहे हैं, इसमें वो नाकामयाब रहेंगे। लेकिन डेमोक्रेसी को बहुत बड़ा धक्का इससे लगेगा कि इस ढंग से अगर मसल पावर, मनी पावर और इनकम टैक्स के लोगों को उपयोग करके अगर हर एक को हराश करते गए तो ये निश्चित रूप से भारत में संविधान का उल्लंघन भी होगा। जो ब्लैक मनी है उसके खिलाफ के क्रूसेड में वो सहयोगी बनना चाहिए, उसका विरोध नहीं बनना चाहिए, विरोध में नहीं रहना चाहिए। कांग्रेस पार्टी करप्शन के खिलाफ रहे, ब्लैक मनी के खिलाफ रहे, साथ में नहीं रहे। डीके शिव कुमार के रिजॉर्ट में गुजरात कांग्रेस के 44 विधायक ठहरे हुए हैं। इनकम टैक्स की इतनी बड़ी कार्रवाई की टाइमिंग ही वो मुद्दा है जिसे विपक्ष बार बार उठा रहा है। विपक्ष पूछ रहा है कि एक्शन अगर जरूरी ही था तो एजेंसियां क्या इसी वक्त का इंतजार कर रही थी। बेंगलुरु से याशिर मुस्ताक के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। क्या ये कहना अपने आप में सही होगा कि लगता है कि कांग्रेस का वक्त ही सही नहीं चल रहा? गुजरात राज्यसभा के चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी कि राज्यसभा के चुनाव में नोटा बिल्कुल लागू ना किया जाए, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर नोटा लागू कर दिया गया तो जो एक उम्मीदवार कांग्रेस का राज्यसभा से पहुंच सकता है उसकी सीट भी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की इस अपील को ही खारिज कर दिया। ऐसा लगता है जैसे कि कांग्रेस को वाकई में कुछ ठीक करना पड़ेगा अपने भीतर। कांग्रेस को जिसका डर था हुआ वही। राज्यसभा के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने नोटा के इस्तेमाल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस आदेश का मतलब साफ है कि अब गुजरात में 8 तारीख को होने वाले चुनाव के लिए वोटिंग नोटा के विकल्प के साथ ही होगी। अदालत में हुई हार के बाद भी कांग्रेस हमलावर है तो बीजेपी भी पलटवार कर रही है। इलेक्शन में, राज्यसभा के इलेक्शन में प्रपोज करना पड़ता है,
तो एक प्रपोजर है आपके पक्ष में प्रपोज करता है और फिर जाकर वो नोटा का इस्तेमाल करता है, तो आप इसका जवाब किसी को देना पड़ेगा ना कि जो प्रपोजर आपके पक्ष में प्रपोज करता है वही जाकर अगर नोटा का इस्तेमाल करे तो उसका नतीजा ये होगा कि उसकी अपनी ही वोट रद्द हो जाएगी और इस पर डिफेक्शन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये तो खुलेआम मतलब के करप्शन का एक साधन है। ये इलेक्शन कमीशन का 24 जनवरी 2014 का नोटिफिकेशन है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि नोटा का प्रावधान राज्यसभा के चुनाव के लिए भी लागू होगा। इसके बाद 14 में चुनाव हुआ राज्यसभा का, 15 में चुनाव हुआ राज्यसभा का, 16 में चुनाव हुआ राज्यसभा का। इन सबों में नोटा का प्रावधान था और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता जो राज्यसभा में विपक्ष में बैठे हैं और इस विषय को उठा रहे हैं वो स्वयं नोटा के प्रावधान के अंदर चुनकर आए थे। हालांकि शुरुआत में बीजेपी के भी कई नेता राज्यसभा चुनाव में नोटा के इस्तेमाल का विरोध कर रहे थे। बीजेपी के डेलीगेशन ने चुनाव आयोग के सामने भी अपनी बात रखी थी। चुनाव आयोग के मुताबिक 2014 से लेकर अब तक राज्यसभा के चुनाव 25 बार हुए, जिनमें 95 सीटों पर वोटिंग हुई। इन सभी सीटों पर नोटा का इस्तेमाल हुआ था। ऐसे चुनावों में जहां पर जैसे पार्टी लाइंस पे वोटिंग होती है, ऐसे चुनावों में जहां डिफेक्शन लॉ का एक होता है एस्पेक्ट, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हो सकता है कि इन पहलुओं पे भी लोग अपनी बात रखें। बहरहाल गुजरात में कांग्रेस के अंदर मची उथल पुथल के बीच ये पार्टी के लिए एक और झटका है। कांग्रेस विधायकों ने बेंगलुरु में डेरा डाल रखा है। बावजूद इसके 8 तारीख को हो रहे राज्यसभा चुनाव में गुजरात से अहमद पटेल की जीत पर आशंका के बादल मंडरा रहे हैं। बहरहाल सुनवाई अगली 13 सितंबर को होनी है, लेकिन ये तय है कि इस बार के गुजरात के राज्यसभा चुनाव में नोटा का इस्तेमाल होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। आज से नहीं बल्कि इतिहास गवाह है कि सरकार जिसकी, इतिहास उसी की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश की इकाई दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 26 अगस्त को छात्रों के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है। इसमें समान ज्ञान की प्रतियोगिता में 70 पन्नों की एक किताब तैयार की गई है जो कि राज्य सरकार के द्वारा तैयार की जा रही है और इसमें इतिहास के पन्ने कुछ ऐसे पलटे जा रहे हैं जिससे स्पष्ट होता है कि जिसकी भैंस, माफ कीजिएगा, जिसकी लाठी उसी की भैंस। सवाल नंबर 1, किसने कहा था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है? सवाल नंबर 2, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में किस धर्म का प्रतिनिधित्व किया था? सवाल नंबर 3, महाराजा सुहेलदेव ने किस मुस्लिम आक्रमणकारी को गाजर मूली की तरह काट दिया था? इन सवालों को सुनकर आप चौंक गए होंगे। आपके जहन में ना जाने कितने सवाल कौंध रहे होंगे। आखिर ये सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? आखिर ये सवाल पूछ कौन रहा है? तो बड़े ध्यान से सुनिए। इन सवालों के बीच स्कूली बच्चों को एक ऐसा सवाल भी रटाया जा रहा है जिसे लेकर कांग्रेस आग बबूला हो गई है। प्रथम प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, उनकी भूमिका क्या रही है, ये वही चीज़ आयोजित कर रहे हैं जो सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाया जाता है, आरएसएस की पाठशाला में जो उनके कैंप्स चलते हैं उसमें जो पढ़ाया जाता है। लेकिन एक बात जरूर इससे साबित होती है, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी हताश नज़र आ रही है। इसलिए वो पुनः अपने एजेंडे को लोगों के बीच में ले जाना चाहती है। दरअसल पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर बीजेपी एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित करने वाली है। 26 अगस्त को होने वाला ये कंपटीशन यूपी के करीब हर स्कूल में आयोजित किया जाएगा। बीजेपी का दावा है कि इस प्रतियोगिता के जरिए बच्चों को इतिहास और भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी मिलेगी। दावा किया जा रहा है कि प्रतियोगिता में आने वाले सवाल बीजेपी ने ही तैयार किए हैं। 70 पन्नों की ये किताब राज्य के स्कूलों में बांटी जा रही है। बिल्कुल, हमने उसमें जो एक छोटी पुस्तिका दी गई है विद्यार्थियों को, उस पुस्तिका के में से ही और पुस्तिका से ही प्रश्न उत्तर आएंगे। 100 प्रश्न उत्तर आएंगे, बहुविकल्पी होंगे। उसमें विद्यार्थियों को केवल टिक मार्क करना है, सही का निशान लगाना। बताया जा रहा है कि सामान्य ज्ञान की किताब में एनडीए सरकार के कामकाज का भी जिक्र किया गया है। साथ ही योगी सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं के बारे में भी सवाल दिए गए हैं। हिंदुत्व
राष्ट्रवाद और कांग्रेस मुक्त भारत बीजेपी के एजेंडे में है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी इस सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के जरिए युवाओं में भी अपने इसी एजेंडे को थोपना चाहती है। हालांकि विपक्ष भी यही सवाल पूछ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।